Hello and welcome to Arihant Vidyapit Class 11th English Compulsory Hornbill Book Poem number 2 The Laburnum Top, written by Ted Hughes. And today we are going to start question and answers about this poem. So the first question is think it out options में. First is what do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice? आप किस बात पर ध्यान देते हैं about the beginning, कविता के आरंभ में, and the ending? तो आंसर is in the beginning the laburnum is silent and quite still. In the end too it is left empty when the goldfinch flies away. Thus it is the same both in the beginning and in the end. तो in the beginning प्रारंभ में, स्टार्ट में, the laburnum is silent and quite still, कि laburnum जो है बिल्कुल शांत और स्थिर था. in the end too, और अंत में भी ऐसा ही था. it is left empty when the goldfinch flies away. जैसे ही चिड़िया सोनचिड़ी उड़ जाती है उसके बाद वह बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है. Thus it is the same both in the beginning and in the end. इस प्रकार यह आरंभ और अंत दोनों में एक जैसा ही होता है. द लेबरनम ट्री. तो दिस इज़ द आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टू what is the bird's movement compared to? What is the bird's movement compared? What is the basis of this comparison? तो what is the bird's movement compared? चिड़िया की जो सोनचिड़ी की जो मूवमेंट है, उसकी जो गतिविधि है, उसको कंपेयर किसके साथ किया गया है, और what is the basis of this comparison, और इस तुलना का आधार क्या है? तो आंसर इज द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लिजर्ड. द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन इज दैट दे बोथ आर स्लिक, अलर्ट एंड एब्रप्ट. तो द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लिजर्ड, के जो कंपेयर किया गया है उस बर्ड्स के मूवमेंट को वह एक लिजर्ड के साथ, एक छिपकली की गतिविधि से किया गया है. और द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन इज दैट दे बोथ आर स्लिक, और इसकी तुलना का आधार ये है कि वे दोनों ही, चिड़िया और सोनचिड़ी और छिपकली, कि वह स्लिक है, चिकनी है, चमकदार है, अलर्ट चौकन्नी है, एंड एब्रप्ट और अप्रत्याशित रूप से आने जाने वाली होती है, ये दोनों ही. तो the bird's movement is compared to that of lizard. The basis of this comparison is that they both are slick, alert and abrupt. So learn it and write in your notebook. Question number 3. So my next question is, question number 3 is why is the image of the engine evoked by the poet? Question number 3 is I repeat again, why is the image of the engine evoked by the poet? कि कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा इंजन की कल्पना क्यों प्रस्तुत की गई है, ऐसी इमेज क्यों दी गई है? तो एज एन इंजन नीड्स fuel to run, so does the laburnum needs goldfinch to feel life in itself. She turns its silence into sound and thus give it moment of life. So the tree has been called an engine. तो as an engine needs fuel to run, कि एक इंजन को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता, ईंधन की आवश्यकता होती है. सो डज द लेबरनम नीड गोल्डफिंच, इसीलिए लेबरनम, अमलतास को नीड, आवश्यकता थी गोल्डफिंच की, टू फील लाइफ इन इट्ससेल्फ, स्वयं के जीवन का अनुभव करने के लिए.
एंड शी टर्न्स इट्स साइलेंस इनटू साउंड, और वह इस साइलेंस को किसमें, एक आवाज़ में बदलती, इस निरस्ता को एक साउंड में बदल देती है गोल्डफिंच, एंड द गिव्स इट मूवमेंट ऑफ लाइफ, और उसे जीवन का जो मूवमेंट है, जो गतिविधि है, जो संचार है, वो करती है। इंजन, इसीलिए इस पेड़ को इंजन कहा गया है, और सोनचिड़ी जो है वो एक ईंधन का काम कर रही थी। तो जैसे इंजन को चलने के लिए एक ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अमलतास को क्या हुआ, स्वयं में जीवन का अनुभव करने के लिए सोनचिड़ी की आवश्यकता होती है। तो वो अमलतास की नीरसता के लिए उसको सहारा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? क्या आप कविता में सबसे अधिक क्या पसंद आता है आपको कविता के अंदर, इस पोएम में, द लेबरनम टब में? तो आई लाइक द डिस्क्रिप्शन मोस्ट व्हेन द गोल्डफिंच कम्स एंड द लेबरनम गेट्स filled with chirp her young ones to make sounds and fill the tree with life and activity. तो आई लाइक द डिस्क्रिप्शन, मुझे वो वर्णन बहुत पसंद आया। मोस्ट व्हेन द गोल्डफिंच कम्स, कि जब सोनचिड़ी आती है, एंड द लेबरनम गेट्स फिल्ड विथ चिरप्स, और पूरा के पूरा उसकी चहचहाट से भर उठता है। हर यंग्स, और सोनचिड़ी के जो बच्चे हैं, वंस टू, और उस जो सोनचिड़ी के बच्चे हैं, मैक साउंड, वो भी शोर करते हैं, एंड फिल्स द ट्री विद लाइफ एंड एक्टिविटी, और उस पूरे पेड़ की जीवन को, पूरे पेड़ को जीवन व गतिविधि से भर देते हैं। तो आई लाइक द डिस्क्रिप्शन मोस्ट व्हेन द गोल्डफिंच कम्स एंड द लेबरनम गेट्स फिल्ड विथ चिरप्स हर यंग वंस टू मेक साउंड एंड फिल द ट्री विद लाइफ एंड एक्टिविटी। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन एंड आंसर को, कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? I like the description most when the goldfinch comes and the laburnum gets filled with chirrups her young ones to make sounds and fill the tree with life and activity, so chirrups चहचहाना। Next question is question number 5th and last question. What does the phrase her bared face identity mask mean? Her bared face identity mask, कि उसका धारीदार चेहरा जो उसकी पहचान करने वाला एक मास्क है, मुखौटा है। तो व्हाट डज द फ्रेज, तो इस वाक्यांश का मीन, अर्थ क्या है? व्हाट इज द फ्रेज मीन्स? तो बेयर्ड फेस मीन्स, आंसर इज बेयर्ड फेस मीन्स स्ट्रिप्ड फेस। गोल्डफिंच हैज़ a stripped face because of these strips it looks to be hidden behind a mask, and this mask has become her identity. तो बेयर्ड फेस मीन्स के बेयर्ड चेहरे का जो तात्पर्य है, अर्थ है स्ट्रिप फेस, धारीदार चेहरा। गोल्डफिंच हैज़ अ स्ट्रिप्ड फेस, क्योंकि सोनचिड़ी का चेहरा एक धारीदार होता है। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिप्स, क्योंकि इन धारियों के कारण, इट्स लुक टू बी हिडन बिहाइंड ए मास्क, तो उस चेहरे के कारण इट लुक्स टू बी हिडन बिहाइंड ए मास्क, ऐसा लगता है कि उसके चेहरे के पीछे किसी मुखौटा छिपाया हुआ है। एंड दिस मास्क हैज़ बिकम हर आइडेंटिटी, और यह जो मुखौटा है उसकी पहचान बन गया है। सो वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस identity mask mean? तो आंसर इज बेयर्ड फेस मीन्स stripped face. Goldfinch has a stripped face because of these strips
it looks to be hidden behind a mask, and this mask has become her identity. सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होते हैं। ओके, तो इन्हें अपनी नोटबुक में क्वेश्चन एंड आंसर को करिए नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आंसर, एंड द पोएम इज completed. Thank you very much.